हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसका आज होने वाला है चैप्टर नंबर 3। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का अच्छे से प्ले लिस्ट बना करके इस चैनल पर दे दिया गया है, आप जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है विद्युत धारा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, आज स्टार्टिंग है, तो आज थोड़ा बेसिक चीज़ें रखेंगे और 1-2 न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे जिसमें से हमारा है टॉपिक विद्युत धारा। फर्स्ट, विद्युत धारा। विद्युत धारा आप हाई स्कूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। विद्युत धारा क्या होता है? फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, मतलब क्या? धारा का बहने का दर। क्लियर है? सॉरी, आवेश के बहने का दर। तो यहाँ पे देखिए, इसका डिफिनीशन हमने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लेंगे। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से विद्युत आवेश के प्रवाह, विद्युत आवेश के प्रवाह, यहाँ पे आवेश लिखेंगे, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। भाई, कितना आवेश प्रवाहित होता है, हम इसी को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। कैसे? जैसे हमने कहा कि एक अनुप्रस्थ काट यहाँ पे है, यहाँ पे इसका एरिया हमने बता दिया, ऐसे ही ए। तो इससे कितने चार्ज जाते हैं, कितने चार्ज प्रवाहित होते हैं, यही क्या कहलाता है? इसमें से लंबवत, इस अनुप्रस्थ काट के लंबवत कितने चार्ज प्रवाहित होंगे, उसी को ही हम बोलेंगे। वो भी कितने? एक समय, निश्चित समय में, 1 सेकंड में कितने चार्ज आवेश प्रवाहित होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, इसमें विद्युत धारा हम 2 तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं औसत धारा। कभी भी विद्युत धारा की बात होती है तो 2 धारा हम निकालते हैं, या तो औसत धारा या तो तत्कालिक धारा या तात्क्षणिक धारा भी कहते हैं इसको। एवरेज करंट, इसको इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम देखिए, विद्युत औसत धारा में क्या हुआ, जैसे आपसे कोई पूछा कि भाई 0 सेकंड हो रहा है और 10 सेकंड हो रहा है, तो कहा कि इस अनुप्रस्थ काट में 0 से 10 सेकंड के बीच में कितना धारा प्रवाहित हुआ। तो 0 से 10 सेकंड के बीच में हो सकता है कि पहले सेकंड में 5 एम्पियर जाए, दूसरे सेकंड में 6 एम्पियर जाए, तीसरे सेकंड में 7 एम्पियर जाए, फिर उसके बाद से 3 एम्पियर जाए। तो कई रेशियो हो सकते हैं, लेकिन इसमें से आप क्या करेंगे? एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं और बता देते हैं कि भाई 7 एम्पियर जा रहा है, जिसे कि ये प्लस और माइनस, किसी में अधिक कभी कम। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे आप, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? औसत धारा। तो इसको हम लिखते हैं I इज इक्वल टू, एक बात, धारा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? I से प्रदर्शित करेंगे। तो I एवरेज इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब क्या होता है आपको मालूम है? Q2 माइनस Q1 बटा में T2 माइनस T1। भाई, पहले कितना आवेश था, बाद में कितना, लास्ट में जो, मतलब 0 सेकंड पे कितना आवेश है और 10 सेकंड पे कितना आवेश है, इन दोनों के ही बीच का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे टोटल जितना टाइम लगा भाई 0 सेकंड एंड 10 सेकंड, तो ये हो गया आपका I एवरेज। यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, टोटल कुल आवेश बटा में कुल समय, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, इसी को बोलेंगे हम I एवरेज। क्लियर है? यहाँ पे तत्कालिक धारा की बात करते हैं। तत्कालिक धारा का क्या मतलब है? जब आपसे कोई पूछे कि भाई 0 से 10 सेकंड के बीच में नहीं, ये बताओ कि 4 सेकंड में, 4 सेकंड पे, 4 सेकंड जब हो रहा है उस समय कितना करंट फ्लो किया, 5 सेकंड पे कितना करंट फ्लो किया, तो वो एकदम एग्जैक्ट किसी टाइम पे पूछता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तत्कालिक धारा। इसको हम बोलते हैं I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होता है हमारा DQ बटे में DT। I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होता है कितना? DQ बटे में DT। एक एग्जैक्ट टाइम पे यदि पूछता है तो उसको हम बोलते हैं DQ बटे में DT। क्लियर है? तो हमने अभी फिलहाल के लिए विद्युत धारा का डिफिनीशन हमने समझा। विद्युत धारा का डिफिनीशन क्या होता है?
दो प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं, औसत धारा और तत्कालिक धारा, जिसमें से आई एवरेज एंड आई इंस्टेंटेनियस हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि विद्युत धारा कि भाई मात्रक क्या होता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और आई बराबर होता है Q बाई टी। यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए ना एवरेज बताया और ना ही इंस्टेंटेनियस बताया। तो आई इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। यहाँ से यदि हम मात्रक इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति, Q का मात्रक कूलाम और T का सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड इसका मात्रक। अब यहाँ पे बीमा यदि हम निकाल लें तो बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा सीधा सीधा एक बात तो आप जानते हो कि मात्रक इसका कूलाम प्रति सेकंड, बट ये एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक वो होता है जो फंडामेंटल एलिमेंट है, जो कि मूल आवेश मूल मात्रक पढ़े हुए हैं। तो मूल मात्रक 7 होते हैं, 7 में से कौन सा एक मूल मात्रक होता है, एम्पियर। इसको हम क्या लिखेंगे, एम्पियर। ठीक है, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो एसआई मात्रक यदि धारा से आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताते हो, एम्पियर। बीमा क्या होता है, तो बीमा भाई इसी का यही होता है, एम्पियर ही। ठीक है, ये नहीं तो यदि चाहें आप तो आप लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 और a का पावर 1, ये भी आप कह सकते हैं। क्लियर है, कहने का मतलब है कि केवल इसमें एम्पियर ही रहता है, क्योंकि ये एक मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक भी मूल मात्रक होता है। समझ में आ रहा है। अब इसकी दिशा के बारे में बात कर लेते हैं। दिशा क्या होता है, तो दिशा के बारे में विद्युत धारा के बारे में बताया गया है कि लिख लेंगे इसको, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा सदैव धनात्मक आवेश के तरफ होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई यदि हम मेटेलिक ले लें, यहाँ पे कोई हम एक चालक ले लें जो कि मेटल का है, धातु का है। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु वाले जो भी हैं जो मेटल हैं, जो कि कंडक्टर हैं, वो क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो ये क्या होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन प्लस साइड की ओर भागना चाहते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, प्लस साइड की ओर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चल रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, लेकिन हमारा करंट किधर होगा, पॉजिटिव साइड में। तो हम मानते हैं, ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसका विपरीत दिशा में पॉजिटिव चार्ज चलता है। मतलब पॉजिटिव किधर चल रहा है, इधर। तो जिधर पॉजिटिव उधर आई का डायरेक्शन, मतलब आई किधर चलता है, इस साइड। समझ में आ रहा है, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा उधर ही क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मात्रक देखा आपने, बीमा देखा, उसके बाद से दिशा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए दिशा में हमने समझा कि भाई जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा उधर ही इसका डायरेक्शन होगा। अब एक बात ये समझ में आया कि भाई जब दिशा है तो क्या ये विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश राशि है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए विद्युत धारा का दिशा होता है, ये आप समझ लो। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। तो भाई सदिश राशि वो है, सदिश राशि वो है जिसका अपना एक दिशा हो, परिमाण हो और वो क्या हो, सदिश के योग के नियम का पालन करता हो। ये तीनों चीज़ होना चाहिए।
केवल दिशा और परिमाण से आप ये नहीं बता सकते कि वो सदिश है या अदिश है। तो हम क्या कहते हैं कि सदिश राशि के लिए दिशा हो, परिमाण हो और सदिश के योग का नियम का पालन करता हो। तो सदिश का योग का नियम क्या है? समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम, ये सभी 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो ये यदि इन सब का नियम का यदि पालन जो राशि करती है उसको हम सदिश कहते हैं और जो नहीं करता है उसको हम अदिश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें धारा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहले एक ब्लॉक हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक पे हमने कहा कि भाई 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और यहाँ पे हमने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जो 3 न्यूटन, 4 न्यूटन है और 3 न्यूटन है, तो इसका परिणामी कहीं इधर आता है R। ये कितना हो जाता है? 5 न्यूटन। तो देखिए, एक्चुअली में देखा जाए तो 4 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया तो 7 न्यूटन होना चाहिए, लेकिन आता कितना है? 5 न्यूटन। एक्चुअली में 5 न्यूटन नहीं है, तो 90 डिग्री पे इसलिए 5 न्यूटन पाया है। इसका मतलब 4 न्यूटन यदि हम एंगल पर लगाएं किसी अदर एंगल पे, तो 4 और 3 का जो योग है वो 4 और 3 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 4 और 3 के बीच में कुछ भी आ सकता है या उसके अधिक भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ये हमने देखा, तो ये क्या है? फोर्स है। तो ये है समांतर चतुर्भुज के नियम पे निकला हुआ है, जिसमें हम R निकालते हैं कैसे? a² प्लस b² 2ab cos थीटा। तो चूंकि थीटा तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो a² प्लस b², 4 का वर्ग 16 एंड 3 का वर्ग 9, अर्थात ये आ गया 25। मिला कितना? 5 न्यूटन। तो परिणामी हुआ 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये सदिश के योग का नियम का पालन करता है, तो इसलिए ये बल क्या होता है? सदिश राशि होता है। लेकिन करंट का थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 4 एम्पियर इधर आया और 3 एम्पियर कहीं और से यहाँ से आया, मान लीजिए 3 एम्पियर। तो जो परिणामी यहाँ निकलेगा वो कितना हो जाए? 7 एम्पियर। किसी एक वायर में 4 एम्पियर का धारा आया, दूसरे वायर में 3 एम्पियर का धारा आया, तो यहाँ से कितना फ्लो करेगा? 7 एम्पियर की धारा। तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो है ये सदिश रूल का पालन नहीं कर रही है। ये किसका पालन कर रही है? अदिश का। और ये किसका पालन कर रहा था? सदिश का। तो हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें समझ में आ गया कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। एक अदिश राशि। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। समझ में आ गया होगा आपको कि भाई अदिश क्यों होती है? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन तो है, लेकिन ये सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने पूरा विद्युत धारा का पूरा डाटा हमने समझ लिया। इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन एक देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि यदि 8 मिनट में किसी तार में 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान बताइए। क्लियर है? तो आपको मालूम है, देखिए इसको हल करते हैं। बहुत इजी सवाल है। हमें मालूम है कि I होता है Q/T। I होता है Q/T। एवरेज निकालेंगे। ठीक है, I Q/T। कि किसी निश्चित समय के लिए तो पूछा नहीं है, 8 मिनट के लिए पूछा है, तो ये क्या होगा? एवरेज ही होगा। तो Q/T। अब Q बराबर हमें मालूम है NE। ये पढ़ा आपने। Q बराबर क्या होता है? NE। तो NE/T। तो यहाँ से आप देखोगे तो E हमें मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19। T हमें मालूम है 8 मिनट, लेकिन हमें N नहीं मालूम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N। देखिए ये क्या दिया है? अवोगाद्रो बोलते हैं इसको। अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या कितना होता है? 6 × 10⁻23। अवोगाद्रो संख्या का क्या मतलब है? अवोगाद्रो संख्या कितना होता है?
तो एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। कितने मोल में? एक मोल में। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इतना। लेकिन हमारे पास कितना मोल है? 0.5 मोल। हम 0.5 के लिए निकालेंगे ना, तो 0.5 इंटू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻23। एक मोल के लिए इतना, तो 0.5 मोल के लिए इतना गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए इसे गुणा कर देंगे। 6 × 5 = 30, अर्थात हो जाएगा 3 × 10⁻23। तो ये हमें मिल गया कि भाई 0.5 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 × 10⁻23। अब हमें नंबर भी मिल गया, इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, यहाँ पे बस पुट कर देना है वैल्यू। तो n का मान हो गया 3 × 10⁻23, ई का मान हो गया 1.6 × 10⁻−19 और स्मॉल टी का मान हो गया 8 मिनट। चलिए कटाते हैं। 8 दूनी का 16 0.2, 3 दूनी का 6 0.6 इंटू 10⁻23 में से 19 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। एक 6 हम उधर, तो 6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 3। क्या आई चल रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? एम्पियर। आंसर समझ में आ गया होगा आपको। आई बराबर होता है NE/T। n का मान हमने निकाला 0.5, मतलब जितने मोल हैं, एक मोल में इतना होता है, तो 0.5 मोल के लिए निकाला। 6 × 5 = 30, अर्थात 3 × 10⁻23। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, यहाँ भी वैल्यू रख दिया हमने। 8 मिनट के लिए चाहिए, तो 8 मिनट यहाँ पे रख दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हमें ये चाहिए, देखिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आवेश हुआ, तो यहाँ पे T हमें किस में चाहिए? सेकेंड में। तो 8 मिनट में कितने सेकेंड? 8 × 60 सेकेंड में हमें रखना है। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा कितना? सेकेंड से 0. यहाँ पे आ गया 60। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो 6 इंटू 10⁻³ अपान में 60। यहाँ से आप देखेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, यहाँ बचा 2 और 6 से 6 कैंसिल, अर्थात कितना आ गया? 100 एम्पियर। ये आपका आंसर हुआ, फाइनल आंसर 100 एम्पियर। मतलब टाइम हमेशा किस में रखेंगे आप? सेकेंड में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि Q = T² + 2T तो ज्ञात करें। यदि Q = T² + 2T, मतलब Q क्या है? वेरिएबल है, तो जानते हैं कि Q भाई वेरिएबल रहेगा। 2 सेकेंड पर विद्युत धारा आपको बताना है, तो 2 सेकेंड पर विद्युत धारा एकदम करेक्ट टाइम पे पूछा है। इसका मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस है, तत्कालिक है। और 0 से 2 सेकेंड के बीच पूछा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एवरेज है। तो हम फर्स्ट वाला पहले देख लेते हैं। तो आई इंस्टेंटेनियस चाहिए हमें, आई इंस्टेंटेनियस चाहिए। ये कितना होता है? dQ में, मतलब Q का क्या कर दें हम? अवकलन कर दें T के सापेक्ष। चलिए कर दीजिए। T के सापेक्ष करेंगे तो T² का अवकलन 2T और 2T का अवकलन। ठीक है, अब ये जो आई इंस्टेंटेनियस है कितने पे हमें ज्ञात करना है? 2 सेकेंड पे। तो बस यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी के 4 2 6 एम्पियर। ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है, सेकेंड एवरेज हमें चाहिए। तो आई एवरेज इज इक्वल टू होता है डेल्टा Q/ΔT, अर्थात Q2 - Q1 बटा में T2 - T1। तो 2 का मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे। अब पहला स्थिति क्या है? 0 सेकेंड, तो Q0, फिर यहाँ पे 2 सेकेंड पे और यहाँ पे 0 सेकेंड पे। क्लियर है? तो Q2 का मतलब 2 सेकेंड पे कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी Q दे रखा है 2 सेकेंड के लिए, यहाँ पे निकाल लेना हमें। तो यहाँ पे आप 2 सेकेंड के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग प्लस 2 इंटू 2 होगा ना। 0 के लिए निकालेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 0, अर्थात ये कितना आ गया? 0। 2 सेकेंड अर्थात 2, यहाँ पे हो गया 0। 2 सेकंड के लिए यहाँ पे निकालना है, 1 सेकंड के लिए निकालना है तो T की जगह पे 1, 2 सेकंड के लिए 2, 3 सेकंड के लिए T की जगह पर हमें क्या रखना होगा? 3। तो यहाँ 2 रखना है। तो देख लेते हैं इसको। 2 का वर्ग 4, 4 4 8, और नीचे कितना? 2 आ गया कितना? 4। तो मेन 2 सेकंड पे तो चल रहा है 6 एम्पियर, लेकिन 0 से 2 सेकंड के बीच में एवरेज बताया कितना? 4 एम्पियर। क्योंकि 0 से 2 सेकंड में जरूरी नहीं है 2 सेकंड पे 6 तो गया है,
हो सकता है 1 सेकेंड वाले पे 3 हो गया हो, 2 हो गया हो। क्लियर है? तो 0 से 2 सेकंड के बीच में धारा क्या है? वेरिएबल। चार्ज भाई वेरिएबल है तो धारा भी वेरिएबल ही होगा। ठीक है, बदलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि I बराबर 3t² + 2t, तो आवेश की मात्रा 0 से 3 सेकंड के बीच में आपको बताना है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि I t पे डिपेंडेंट है, I t पर निर्भर कर रहा है, मतलब t बदलेगा, समय बदलेगा तो I बदलेगा। तो जब I बदलेगा तो I क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। हमारे पास फार्मूला है, यदि कांस्टेंट के लिए हम जानते हैं कि भाई I बराबर होता है Q/t। यदि हम तिर्यक इसका गुणा करें तो कितना हो जाएगा? Q बराबर I गुणे t, है ना। ये किसके लिए है? जब Q कांस्टेंट हो, I कांस्टेंट हो। I कांस्टेंट है, क्लियर है? I कब हो? जब कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पे I कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। हमें टोटल Q चाहिए, हमें समाकलन करना पड़ेगा किसका? I का समाकलन करना होगा किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष। तो ये किसके लिए है? वेरिएबल के लिए है, वेरिएबल के लिए है। जब भी I वेरिएबल हो तो Q निकालने का ये हो गया तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम रख लेते हैं। I का मान कितना है? 3t² + 2t × dt। बहुत आसान सवाल है। समय कितने के बीच वेरिएबल हो रहा है? 0 से 3 सेकेंड के बीच। ठीक है, लिमिट लगा दिया। चलिए समाकलन कर लेते हैं। यहाँ पे ये समाकलन करेंगे तो 3t² का कितना होता है? tq/3, tq/3। फिर उसके बाद से प्लस 2t, 2t का करेंगे तो t²/2, एक एक घात बढ़ जाता है ना। अब तो याद होगा x⁴n का समाकलन x⁴n+1/n+1 ये होता है, इसी से हमने किया। तो इसका हमने समाकलन किया, 3t² का tq/3, 2t का हमने t²/2 रख दिया। अब यहाँ पे समाकलन हो गया 0 से 3। तो एक बार t के जगह पर 0 रख देना है, एक बार 3 रख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो 3 रख देते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। t का क्यूब अर्थात 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना? 27। 3 का स्क्वायर कितना? 6। 3 का वर्ग 9, और कितना हो जाएगा ये? 9 × 7 = 16, 36। 36 क्या है ये? कूलाम। तो मतलब यदि I इस तरह से रहता है तो 0.3 सेकेंड में 0 से 3 सेकेंड के बीच कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा? 36 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो जाएगा। तो हमने विद्युत धारा पढ़ा। विद्युत धारा के जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हो सकते हैं हमने यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस, जिसमें एक बार हमने चार्ज निकाला, एक बार हमने धारा निकाला, और एक बार फर्स्ट वाले में जो नॉर्मल फार्मूले पे होता है उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं जिसका नाम है धारा घनत्व। देखिए बच्चों, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं J से, जो कि एक सदिश राशि होता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कोई अनुप्रस्थ काट है, यहाँ से हमने कहा कि यहाँ से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी क्या होता है? J। ये क्या होता है? ये इस अनुप्रस्थ काट से, ये इस अनुप्रस्थ काट से, चूंकि अनुप्रस्थ काट ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? इधर लंबवत, है कि नहीं? तो J बराबर होता है I/A। मतलब कि भाई किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला, फ्लो, प्रवाहित होने वाली धारा को ही हम क्या बोलेंगे? धारा घनत्व। समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए। किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल, किसी अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। बस इसमें एक कंडीशन क्या है कि हम वही एरिया लेते हैं जो कि करंट के डायरेक्शन में हो। जो करंट के डायरेक्शन में हो उसी एरिया को हम लेते हैं इस फार्मूले में। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो करंट का डायरेक्शन ये है, एरिया का भी डायरेक्शन वही है, तो इसलिए एरिया का डायरेक्शन हमने लिया।
समझ में आ रहा है? यदि मान लीजिए कि करंट का जो डायरेक्शन है वो कहीं अलग हो, एरिया का डायरेक्शन अलग हो, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो हमने कहा कि एक ऐसे हमने ले लिया इसको, ठीक है। यहाँ से हमने कहा कि भाई ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये चूंकि इस बार कैसे है, यहाँ ऐसे है, ये जो अनुप्रस्थ काट है, तो इसका एरिया कहाँ होगा? इस साइड में। तो हमने कहा कि इधर एरिया ये है, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो उस दशा में ये फार्मूले हम धारा घनत्व तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत इजी है। हमने क्या कहा कि आपको एरिया उसी दिशा में लेना है। यहाँ पे नोट में आप लिख लेंगे कि भाई क्षेत्रफल अर्थात एरिया उसी दिशा में लेना है जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, हमें एरिया वेक्टर उसी दिशा में लेना है जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ये नहीं कि धारा प्रवाहित हो उसको एरिया में लेकर आओ, नहीं, एरिया को किधर लेकर जाना है हमें? धारा की दिशा में। तो आप जानते हो कि एरिया के दो घटक हो जाएंगे यहाँ पे, एक थीटा वाले में इधर एक cos थीटा और एक लंबवत। तो लंबवत से हमें कोई लेना देना तो है नहीं, तो हम यहाँ पे जे क्या लिखेंगे? जे हम लिख सकते हैं आई बटा में एरिया इस बार कितना लेना पड़ेगा मुझे? a cos थीटा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। नॉर्मल फार्मूला ये है, लेकिन यदि एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसे रहे और उसके अलग एक थीटा कोण पर, एरिया वेक्टर से थीटा कोण पर यदि करंट फ्लो करता है, तो उस दिशा में जे बराबर हम क्या लिखते हैं? आई बटा में a cos थीटा। अब रही बात इसकी मात्रक की, तो मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हो। आई का क्या होता है? एम्पियर, और उसके बाद एरिया का क्या होता है? मीटर। तो एरिया पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मात्रक हमने यहाँ पे निकाल लिया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ए फॉर क्या? एम्पियर, एरिया मत बोलिएगा। ए फॉर कितना? एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ये मात्रक हुआ। तो हमने आज आपको स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 हमने जैसे कि वीडियो के शुरू में ही बता दिया, चैप्टर नंबर 1 और 2 का एकदम एक एक लेक्चर न्यूमेरिकल के साथ पढ़ाया गया है, जो कि इस चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके पीछे चेक कर सकते हैं। और ये चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया, जिसमें विद्युत धारा हमने हाल शुरू किया। बहुत बड़ा ये भी चैप्टर है, इसमें भी बहुत सारे आपके वीडियो मिलेंगे, जिसमें 15-16 लगभग लेक्चर हो जाएंगे हमारा। आज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि अच्छे समझ में आए। धन्यवाद।